नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से अपनी कक्षा आगे प्रारंभ करने वाले हैं। एक सेकेंड, एक और मिटाने वाला खोज रहा हूँ। यार देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में हिस्ट्री में बताया था कि इतिहास क्या होता है, इतिहास के काल विभाजन वगैरह कैसे रहे हैं ना, ये सब चीज़ें आपको बताई थी मैंने। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हिस्ट्री में क्या है ना कि आप कितना भी याद कर लो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इससे अच्छा है कि पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे, ठीक है। मेरा मार्कर थोड़ा आज कम चल रहा है और अभी मैं मार्कर जाके ला भी नहीं सकता हूँ नया, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है, सुबह नहीं हुई है ठीक से, है ना। तो इसी चलते आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना। यदि मैं कोई चीज़ बोलूँ कि लिखने के लिए तो आप लिखना। आप बस एक काम करो मेरी बात पे, आप एक कॉपी और एक पेन या कुछ भी ऐसा ले लो जिस पे आप रफ वर्क कर सको, मतलब खाली उस पर बहुत सारा चीज़ लिख सको, गंदा संदा कर सको कॉपी, जैसे बच्चा हम करते थे। तो आप देखना, आपको जाने से पहले ये सब चीज़ मैं याद करवा दूँगा, है ना। क्योंकि हिस्ट्री में याद करना बहुत बड़ी झंझट होती है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ये काम आपके लिए कर दूँ। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप वो लेकर बैठो, अदरवाइज़ आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। तो कि नहीं तो फिर आपको लगेगा कि इतने सारे फैक्ट कहाँ से आ गए, इतने सारे, ऐसा लगने लगेगा आपको, ठीक है। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने हिस्ट्री में काल विभाजन करा था। तो आपको मैंने बताया था कि कैसे, सॉरी यार मैं चल नहीं रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा मुँह से ही, ठीक है। आप बस ध्यान से देखना, और कुछ कुछ जगह का नाम है मैं आपको याद कराऊँगा। तो सॉरी यार, थोड़ा मार्कर के बिना एडजस्ट करो। तो हुआ क्या कि हिस्ट्री में जो चेंजेस हुए ना, तो हमने आपको बताया था कि एक समय ऐसा था जब हमारे पास रिटन एविडेंसेस मौजूद नहीं थे, उसको हमने कहा प्री हिस्ट्री। फिर हमने एक पार्ट कहा जहाँ पर रिटन एविडेंसेस थे पर हम उसे पढ़ नहीं पाए, वो हुआ प्रोटो हिस्ट्री। और एक टाइम ऐसा था जब एविडेंस भी रिटन थे और पढ़ भी लिए, है ना, उसको बोलते हैं हिस्ट्री। तो जो प्री हिस्ट्री है, तो प्री हिस्ट्री जहाँ पे हमारे पास पढ़ने के लिए कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं थे, तो उस प्री हिस्ट्री को हमने क्या कहा, उसका हमने 5 पार्टों में डिवाइड करा। नंबर 1, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा या कॉपी पे लिखिएगा। नंबर वन पूरा पाषाण काल। नंबर 2 मध्य पाषाण काल। नंबर 3 नव पाषाण काल। नंबर 4 ताम्र पाषाण काल। और नंबर 5 महापाषाण काल। फिर से कॉपी पे लिखिएगा यदि होगा लिखने का मन तो। नंबर 1 पूरा पाषाण काल। नंबर 2 मध्य पाषाण काल। नंबर 3 नव पाषाण काल। और नंबर 4 ताम्र पाषाण काल। और नंबर 5 महापाषाण काल। ये 5 टाइम डिवीजन हमने करा। कब? जब हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस मौजूद नहीं थे तब। पांचों क्लियर है? अब उसमें से सबसे पहला पार्ट है पूरा पाषाण काल, वो हम देखने वाले। देखो मैं समझाता हूँ आपको। जो होमोसेपियंस है वहाँ तक का सफ़र जो रहा है वो आसान नहीं रहा। होमोसेपियंस क्या है? मानव की एक प्रजाति है जिसके वंशज हम सब माने जाते हैं। तो जो ये परिवर्तन हुआ ना भाई, तो उस समय हमारे पास कुछ देखने को नहीं था। तो हमारे पास उस समय के स्टडी के लिए 2-3 चीज़ें मौजूद है। जैसे उनके ब्रेन कितने काम करते थे, ये चीज़ हम उनके चित्रकला से समझ पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये चीज़ हम उनके चित्रकला से समझ पाते हैं। इसके अलावा जो चीज़ हमें समझनी होती है वो हम उनके जो हथियार यूज करते थे ना, उससे पता चल जाता है कि उनका दिमाग कितना काम करता था। युval नोआ हरारी लिखता है इसको कॉग्निटिव रिवोल्यूशंस, संज्ञानात्मक क्रांति। दिमाग में ऐसी क्रांति आई ना कि उसके बाद जो है ना पूरा का पूरा हिस्ट्री चेंज हो गया और हम होमोसेपियन से इवॉल्व करके आ गए। ठीक वैसे ही एक स्टोरी उसने और दी। उसने कहा कि पहले इंसान जो मदर जब 4 पैरों पर चलता था इंसान, तो मदर के जो बूम होते थे, मतलब माता का जो गर्भ होता था वो ऐसे ज़मीन से लटका हुआ रहता था। तो ग्रेविटी की वजह से जो ब्रेन का फ्लूइड मैट्रिक्स है, ब्रेन के अंदर जो पानी जैसा कुछ होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, जो डेवलपमेंट में काम आता है, वो खिंचाता था जिससे दिमाग जो है सिकुड़ जाता था। लेकिन आप होमोसेपियंस और होमो इरेक्टस को देखोगे, उसका दिमाग बड़ा हो गया। आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि तब तक इंसान 2 पैरों पे पढ़ना सीख गया और अब मैं 2 पैरों पे खड़ा हूँ तो मेरा ब्रेन ऊपर है, तो मेरे ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स पर ग्रेविटी ऐसे झुक के चलने के मुकाबले कम ही लगेगी ना। आप इतना समझ सकते हो ना। बस यही 2 चीज़ थी जो इंसान को कॉग्निटिव रिवोल्यूशंस करवा दी, दिमाग में संज्ञानात्मक क्रांति लाई और वो आगे बढ़ गया।
तो हम इस परिवर्तन को ऐसे देखें। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये परिवर्तन जो था वो नेचर ने भी इसका साथ दिया। नेचर ने साथ कैसे दिया? उससे पहले जो थे वो हिम युग चल रहे थे, बर्फ़ पूरा जमा हुआ था। लेकिन जो पूरा पाषाण काल के तीसरा फेज आते आते क्या हुआ कि जो बर्फ़ वाला फेज है वो बर्फ़ पिघलने लगा, तो उससे भी चीज़ें हुई। आगे चल के जब बर्फ़ पिघला तो इंसान गुफाओं से बाहर निकल कर इधर मैदान की तरफ भी आने लगा। तो जब मैदान की तरफ आने लगा तो उसे शिकार ज़्यादा मिलने लगे। अब जैसे ही शिकार ज़्यादा मिलेंगे तो शिकार के पीछे पीछे जा रहा, शिकार ज़्यादा मिलने लगे तो वहाँ से एक, जैसे समझाते पहले पहले एक जानवर का शिकार किया, उसमें पूरा परिवार को खाना रहता था। फिर दोबारा क्या हुआ कि उन्होंने एक परिवार का शिकार नहीं किया, मतलब अब जब मैदान में आए तो उनको हिरन भी मिल रहा है, ऑप्शंस मिल रहे हैं ना, मल्टीपल्स। तो जब ये चीज़ें मिलनी शुरू हुई तो फिर क्या हुआ कि अब उनके पास शिकार करने के लिए ज़्यादा चीज़ हुआ, तो उनके पास एक अधिशेष उत्पादन शुरू हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन। और इसी सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ, औरतें आराम करने लगी थी घर पर। मैंने आपको बताया था कैसे, क्योंकि वो शिकार में साथ नहीं दे रही थी ना, घर पर संभाल रही थी। तो ये चीज़ें हुई। फिर हमने बताया कि ये चेंजेस जो हुए हैं उसमें तो एक तो पर्यावरण ने भूमिका निभाई, फिर दूसरा इंसान के दिमाग ने भूमिका निभाई, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन जिसे हमने कहा। तीसरा हमने बताया कि कैसे ये चीज़ें चेंजेस हुई, है ना। और चौथा जो एक बात और बताई जाती है वो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है कि जैसे परिवर्तन हुए ना, मतलब इन्वायरमेंट में, तो जो उनके यूज करने के रॉक्स थे, जो पत्थर का प्रयोग करते थे, है ना, जो पत्थर का प्रयोग करते थे, वो पत्थर भी थोड़ा सा मतलब कि मुलायम हो गया। आप समझ रहे हो कि पत्थर को तोड़ना ठंडा के मौसम में ज़्यादा टफ होता होगा, तो हल्का सा पत्थर तोड़ना आसान हो गया। गर्मी की वजह से चट्टानों में दरार खुद ही आते हैं, उसकी वजह से वो पत्थर खींच पाएँ और ज़्यादा धारदार बना पाएँ। फिर आग की खोज ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, है ना। तो ये 4-5 परिवर्तन रहे थे जो इंसान को पूरा पाषाण से लेके पैलियोलिथिक से लेके नियोलिथिक तक का सफ़र तय करवाया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कि जो पूरा पाषाण काल है, वो पूरा पाषाण काल, उसके हमने 3 भाग बांटे। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है आप एकदम याद कर सकते हो चाहो तो। भाई एक उग नहीं रहा है, ये 50,000 BC से लेके 10,000 BC तक, 50,000 BC से लेके 10,000 BC तक थे पूरा पाषाण काल। तो ये पूरा पाषाण काल थे भाई, उसके हुए 3, पूरा पाषाण काल जो है उसके हुए 3 पार्ट, 3 पार्ट में हमने उसे और डिवाइड करा, ठीक है। ये काम किसने करा था वो देखो, मैं फैक्ट कुछ लास्ट में भी कवर कर दूंगा, है ना। तो ये जो तीनों हमने करा उसमें हमारा बेस क्या था, हम हाउ कैन वी नो और हाउ कैन वी डू दिस काइंड्स ऑफ डिवीजन। पूरा पाषाण काल के 3 डिवीजन हमने किया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण को अंग्रेजी में बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक, मध्य पूरा पाषाण को बोलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक और नव पूरा पाषाण काल को बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक या उच्च पूरा पाषाण काल उसको बोलते हैं। अब हमने ये डिवीजन करा उसके 2 चीज़ देखकर। पहला चीज़ हमने देखा कि उस समय क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, जलवायु में क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे। दूसरा चीज़ हमने देखा कि उनके जो वो यूज करते थे उपकरण, जो यूज करते थे शिकार वगैरह करने के लिए, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तीसरा चीज़ देखा कि वो किस किस लोकेशन पर शिफ्ट कर रहे थे, तो उस लोकेशन पर क्यों गए होंगे। हमने ये 3-4 सवाल पूछ के ये चीज़ निकाली। तो पहले भाई मेरे 50,000, डेट याद नहीं करेंगे, बस याद रखेंगे 50,000 से 10,000 BC तक पूरा पाषाण काल था। उसी के 3 भाग थे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, आप एकदम कॉपी लेके बैठना भाई, क्योंकि मैं ज़्यादा बोर्ड पे लिख नहीं पा रहा हूँ और आपको लिखना है तभी आपको याद होगा। PDFs मैं दे दूंगा प्रिंटेड फॉर्म में, बिल मैनर में AI से बना कर, है ना। मुझे आता है ये सब करने के लिए। देखो मेरे लिए ऑनलाइन में पढ़ाना काफ़ी तकलीफ़दायक है, क्योंकि मैं कभी ऑनलाइन वगैरह ये सब किया नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा आता नहीं है। मुझे तो ये भी सेट करना भी नहीं आ रहा है बोर्ड पे कैसे फोकस सेट करते हैं सब फ़ोन से या तमाम चीज़, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम समझते, तो पूरा पाषाण काल में क्या था कि पूरा का पूरा बर्फ ढका हुआ था, और उस समय जो था होमो सेपियंस नहीं आए थे, उस समय होमो इरेक्टस थे, ठीक है। होमो सेपियंस जो है मध्य पूरा पाषाण काल से शुरू होने लगे छोटा छोटा। तो जो होमो इरेक्टस थे वहाँ पे, तो होमो इरेक्टस थे, तो आपको कैसे पता चला कि होमो इरेक्टस? क्योंकि उस समय जो मानव के दिमाग का, मानव के खोपड़ी का, मानव कंकाल का जो पहला साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी कहाँ है? मध्य। तो नर्मदा घाटी जब मध्य प्रदेश में हमें मानव के दिमाग का पहला साक्ष्य मिला, तो हमने चेक किया, पता चला ये होमो इरेक्टस है।
अच्छा, कोई पूछेगा कि ये तो आए थे माइग्रेट करके अफ्रीका से, तो अफ्रीका से ये कैसे आ गए, पहाड़ों के रास्ते आए? नहीं, कुछ लोगों का कहना है ये तटीय मार्ग से आए थे, है ना। तो पर इसके लिए थोड़ा सा विवाद है, बट ज़्यादातर बुक तटीय मार्ग ही बोलते हैं, मतलब कि पानी वाले रास्ते साइड से आए थे। अब कहोगे समुद्र पार के कैसे आए होंगे अफ्रीका से, ये पता नहीं, है ना। या हो सकता है उधर से नदी पार करते करते आए होंगे, जैसे भी आए पता नहीं यहाँ तक कैसे हुई, पर नर्मदा घाटी में पहली बार मिली, ठीक है, किसके साथ, होमो इरेक्टस के। तो हमने देखा निम्न पूरा पाषाण काल में क्या था भाई, एक चीज़ आप देख सकते हो, उसको उसको बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में, वो कैसे वो औजार प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं एसलूनियन औजार। एसलूनियन है, इसलूनियन, बढ़िया देखिए, इसलूनियन औजार। इसलूनियन औजार क्या होता है समझाते हैं आपको। मान लिया जाए, हाँ मान लिया जाए, देखिएगा ध्यान से, ओके हाँ, मान लीजिए ये एक पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है। तो इस लूनियर औजार में क्या है कि हम इस पत्थर के टुकड़े को ही ऐसे यूज करेंगे, ऐसे कुछ कुछ के मारेंगे इससे, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे इस लूनियर औजार, ठीक है। ये ऐसे ही होते थे, डायरेक्ट वो यूज करते थे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करते थे। कब, निम्न पूरा पाषाण काल में, ठीक है, कुछ भी यूज नहीं करते थे। तो हमको इसके कुछ और प्रमाण मिले। एक हमने बताया कहाँ पे मिले हैं, हमने एक बताया आपको, सबसे पहला साक्ष्य मिला मेरे को कहाँ पे, मानव खोपड़ी का, नर्मदा घाटी में, है ना, उसको नर्मदा मानव भी कहा गया। उसके अलावा क्या है, एक जगह है मध्य प्रदेश का बागौर, बागौर से भी साक्ष्य मिले। वहाँ से कुछ लोगों का मानना है कि वो उनकी मातृ देवी, मतलब कोई मदर गॉड्स की वो पूजा भी करते थे, पूजा नहीं मतलब वर्शिप्स करते थे कुछ ऐसा, या आराधना करते होंगे। विश्वास तो हर धर्मों में होती है ना, क्योंकि इंसान जब से पैदा हुआ तभी से कहानियाँ बनाना और एक भरोसा करना, हमें तो आज चांद में भी अलग अलग चित्र दिखते हैं, तो वो इंसान को तब भी दिखना शुरू हो गया। तो बागौर से मिले हैं एक मध्य प्रदेश। फिर भीमबेटका में, मध्य प्रदेश में एक जगह भीमबेटका, वहाँ से चित्रकला प्राप्त हुई भीमबेटका। उसके बाद वहीं पे एक जगह है, उसको बोलते हैं भेरा घाट, ठीक है। दो जगह हो गया, भीमबेटका और भेरा घाट। पहला हमने था बागौर, बागौर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। वहाँ से मातृ देवी का साक्ष्य। कौन सी तकनीक चल रही थी निम्न पूरा पाषाण में, एसलूनियन। एसलूनियन तकनीक क्या थी कि सीधा का सीधा पैसे पत्थर लिए उससे कुछ कुछ के मार रहे हैं, उसको कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, उसी को बोलते हैं एसलूनियन तकनीक। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? दो लोकेशन से याद हो गया, नर्मदा घाटी, एसलूनियन तकनीक, एकदम ऐसे वर्ड टू वर्ड मेरे साथ बोलते चलिए, नर्मदा घाटी, एसलूनियन तकनीक, है ना। फिर बागौर कहाँ, मध्य प्रदेश से, क्या चीज़ का प्रमाण, मातृ देवी के पूजा का प्रमाण। फिर हमने बताया अत्रिपक्कम। अत्रिपक्कम एक जगह है कोटलाया नदी घाटी का, साउथ में, ठीक है, कोटलाया नदी घाटी है। फिर एक जगह है पहलगाम, ठीक है, वो हो गया। फिर पहलगाम, पहलगाम कहाँ है, पहलगाम घाटी वही है जहाँ पे अभी टेररिस्ट अटैक हुए थे, वो अपना वो दोगला पाकिस्तान ने करा था। मैं तो कहता हूँ यार कि पाकिस्तान को अंदर ले लेते हैं, उसके लोगों को निकालते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पता है, पाकिस्तान के लोगों को अंदर लोगे ना तो पूरा पाकिस्तान एक साथ बेरोजगार होगा। कैसे, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग टेररिस्ट ही हैं, और हम जब उसको अपने में कब्जा करें तो हम टेररिस्ट को थोड़ी बढ़ावा देंगे, तो वो तो निपट जाएंगे, सारे के सारे बेरोजगार एक ही साथ होंगे। तो ये भी एक चीज़ का डर रहता है हमें। खैर छोड़ो, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने बताया कि यहाँ पे एक लोकेशन हमने आपको बताया कि कोटलाया नदी घाटी साउथ में, ठीक है। ये अभी हम निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, ध्यान से। निम्न पूरा पाषाण काल के 4-5 स्थल हमने देखा। पहले देखा कोटलाया नदी घाटी की एक जगह अत्रिपक्कम, बागौर, मध्य प्रदेश, मातृ देवी के साक्ष्य वहाँ से मिला। फिर हमने देखा पहलगाम घाटी, जम्मू कश्मीर के पास पहलगाम घाटी, चलेगा। पहलगाम घाटी कहाँ, जम्मू कश्मीर के पास। उसके बाद एक घाटी है, उसको बोलते हैं हिरण्य घाटी। कहाँ पे है, हिरण्य घाटी है गुजरात में। कहाँ पे है, हिरण्य घाटी कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। उसके अलावा एक जगह है, उसको बोलते हैं हुंसगी। क्या बोलते हैं, हुंसगी। हुंसगी एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ से आग के भी साक्ष्य पहली बार मिले थे। और ये बात एकदम हुंसगी को अंडरलाइन करेगी क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन है। और हुंसगी से पता चलता है उस वहाँ पर एक जगह था, उसको बोलते हैं ईसामपुर खादान। ईसामपुर खादान क्या था, वहाँ से पता चलता है कि वहाँ से पत्थर निकालते थे या वहीं पर घसा घसी का काम करते थे, पत्थर को औजार बनाने का काम करते थे, इसीलिए उसको बोलते हैं ईसामपुर खादान। और दुनिया का ये पहला प्रमाण था। कहाँ पे, हुंसगी घाटी कहाँ पे है, कर्नाटक में। हिरण्य घाटी कहाँ पे है, हिरण्य घाटी कहाँ पे, हिरण्य घाटी है, हिरण्य घाटी कहाँ पे, गुजरात में। पहलगाम घाटी जम्मू कश्मीर। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से नीचे या मध्य प्रदेश के पास, नर्मदा घाटी वैली, चलेगा। बागौर कहाँ है, बागौर मध्य प्रदेश में। भेराघाट कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में।
आप ऐसे लोकेशंस मेरे साथ साथ बोलते रहो, आपको पक्का याद कराएंगे। देखो तुम सो के सोचोगे कि याद हो जाए तो भाई संभव नहीं है। एक तो हिस्ट्री टफ है, मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो तुम ऐसे ही रटते रह जाओ किताब पकड़ के, कुछ नहीं होगा। इसके पढ़ने के बाद जाके कोई बुक खोल लेना, उसका तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम्हें कितना कुछ याद हो गया। चलेगा। अत्रिपक्कम्स में हमने बताया है ना, नर्मदा घाटी में पहली बार होमो इरेक्टस के साक्ष्य मिले। ठीक है। अब हमने देखा पहलगाम घाटी, इस्लोनियंस औजार की बात करते हैं। अब ये निम्न पुरापाषाण काल खत्म हो गया, एक बार लास्ट टाइम निम्न पुरापाषाण काल फिर से रिवीजन। उस समय वो इस्लोनियन तकनीक का प्रयोग करते। इस्लोनियन तकनीक मैंने बताया क्या था कि ये ऐसे हैं तो इसी से सीधा कुछ कुछ के मार रहे हैं। ठीक है, मतलब इस पत्थर में कुछ खास चेंजेस नहीं कर रहे। चलेगा। इसको बोलते हैं इस्लोनियन तकनीक। हमने जगह बताया, अब आपको बस बोलना है। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। भेड़ाघाट कहाँ पे है, भीमबेटका कहाँ पे है, हुंसगी कहाँ पे है, अत्रिपक्कम कहाँ पे है, पहलगाम कहाँ पे है, हिरण्य घाटी कहाँ पे है, नर्मदा घाटी से सबसे पहले क्या मिला। हो गया, इतना ही था इसमें लोकेशन याद करना निम्न पुरापाषाण काल में। तो निम्न पुरापाषाण काल में ये था। पुरापाषाण काल के हमने दूसरा पार्ट अब देखना है, पता चल ही नहीं रहा है। तो निम्न पुरापाषाण काल, अब पुरापाषाण काल का दूसरा जो हमको देखना है उसको बोलते हैं मध्य पुरापाषाण काल। ध्यान से, मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल अलग अलग है। ठीक है, इसलिए इसमें दोनों में कन्फ्यूजन होती है एग्जाम में। मध्य पाषाण काल को अंग्रेजी में बोलते हैं मेजोलिथिक और मध्य पुरापाषाण काल को बोलते हैं मिडिल पेलियोलिथिक। ठीक है, तो मध्य पुरापाषाण काल में क्या था, उस समय जो हम इस्लोनियन तकनीक का प्रयोग करते थे। लेकिन मध्य पुरापाषाण काल आते आते हमने कैसी तकनीक यूज किया, उसको बोलते हैं फलक संस्कृति, फलक उद्योग। और वहाँ पर जो हम तकनीक प्रयोग करते थे उसको बोलते हैं लेबलोइक तकनीक। पहले उसमें था इस्लोनियन तकनीक। ध्यान से, इस्लोनियन तकनीक में हम क्या करते थे, सीधा इसका यूज करते थे ऐसे कुछ कुछ के मारने के लिए। लेकिन मध्य पुरापाषाण काल जब आया तो उसमें हमने लेबलोइक तकनीक का यूज किया। लेबलोइक तकनीक में क्या होता है, ये देख रहे हो एक साइड से कुछ छील देंगे, इससे करके छील देंगे तो ये धारदार बन जाएगा, नोकीला बन जाएगा, उसका इससे मारेंगे जानवर को। तो ये हो गया इस्लोनियन तकनीक। ठीक है, अब इसके जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं, एक जगह है नेवसा। नेवसा कहाँ है, महाराष्ट्र में, नेवसा। ठीक है, नेवसा से इसके प्रमाण मिले, कहाँ से, महाराष्ट्र से। फिर है एक जगह है उसको बोलते हैं ओदोई। ओदोई कहाँ है, तमिलनाडु। और ओदोई में ही सबसे पहले होमोसेपियंस के ब्रेन का साक्ष्य मिला। कहाँ से, ओदोई। ओदोई कहाँ, महाराष्ट्र में। ओदोई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। चलेगा। एक जगह है वहाँ पे और उसको बोलते हैं बोरी। बोरी भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, होमो इरेक्टस का साक्ष्य सबसे पहला जो होमो इरेक्टस मिला, यानी सबसे पहला जो मानव मिला है भारत के भीतर, कहाँ मिला है, नर्मदा घाटी में। ठीक है, लेकिन जो मानव मिला था वो होमोसेपियंस नहीं था बल्कि होमो इरेक्टस था। और होमोसेपियंस का जो पहला साक्ष्य मिला है वो कहाँ पर मिला है, वो मिला है मेरा यहाँ पे ओदोई में। ओदोई कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, चलो उसके बाद वहीं पे और जाएगी तो नर्मदा घाटी और एक जगह है हथनौरा, ये दोनों मध्य प्रदेश में ही। ठीक है, नर्मदा घाटी और हथनौरा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, यहाँ साक्ष्य मिला। ठीक है, अब यहाँ से खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अगला तीसरा, उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक में क्या हुआ, अब इंसान जो है वो बनाने के लिए सीख गया था। क्या बनाने के लिए सीख गया था, मतलब पत्थर उत्थर को उससे बांधकर, हड्डी से बांधकर हैंड एक्स वगैरह कर रहा था। ठीक है, तो वो है वहाँ पे। तो उसके जो कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं और ऊपर से क्या हुआ, उसमें मौसम गर्म भी हो गई। अब उस समय से चित्रकला उन्होंने शुरू कर दिया था बनाना। ठीक है, चित्रकला उन्होंने अच्छे से बनाना शुरू कर दिया था उस टाइम पे। और वो पहाड़ों से उतरना भी शुरू कर चुके थे। ठीक है, अब उस समय से कुछ कुछ होमोसेपियंस का आना शुरू हो गया था। अब होमोसेपियंस कैसे आए, कुछ लोगों का कहना है कि आप वो जेनेटिकल चेंजेस हुए इस वजह से हुए, कुछ लोग कहना नहीं वो अलग प्रजाति ही थी, है ना। अभी इसको लेकर कुछ मैं कंफर्म कह नहीं सकता हूँ और आपको इतना जानने की जरूरत है भी नहीं। तो जो वो जगह है जो अपर पैलियोलिथिक है, वहाँ पे हमने देखा क्या, वहाँ पे कुछ लोकेशन याद रखें। कुरनूल की गुफा। कुरनूल की गुफा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और एक जगह आप रखने का याद, चौपाली मांडो। चौपाली मांडो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। चौपाली मांडो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और लास्ट है भागौर। भागौर सोन घाटी हमने बताया मध्य प्रदेश में। भागौर से यहाँ पे भी बात है, यहाँ पे भी था मध्य प्रदेश में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक जगह है ना उसको बोलते हैं चौपानी मांडो। चौपानी मांडो में क्या है ना कि इसके बाद उसका जब उच्च पुरापाषाण काल से लेकर लास्ट तक जाता है, जब तक चलता है। ठीक है,
तो हमने आपको ये कराया, उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। हालांकि थोड़ी मुश्किल रही है आप लोग के लिए लेक्चर एडजस्ट करना, बट कोई नहीं। चलो एक बार फिर से मैं रिवीजन कराता हूँ, ठीक है, बारी बारी से, है ना। चलिए फिर से हमने देखा पहले निम्न पूरा पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल, जो पूरा पाषाण काल है, जो पैलियोलिथिक, उसको हमने 3 पार्ट में बांटा है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो जो निम्न पूरा पाषाण काल है उसमें हमने बताया सबसे पहला लोकेशन जो था वो बागौर था। कहाँ? मध्य प्रदेश में। वहाँ से मातृ देवी के साक्ष्य, भीमबेटका भेड़ाघाट कहाँ? मध्य प्रदेश में। अत्रिपक्कम कोटलाया नदी की घाटे कहाँ पे? साउथ में, चेन्नई के आसपास। हुंसगी कर्नाटक में, यहाँ पर मेरे को मिला ईसामपुर खादान। हुंसगी कहाँ पे? कर्नाटक। और यहीं से आग के साक्ष्य मिले सबसे पहले, हुंसगी कर्नाटक में, ईसामपुर खादान, ठीक है, चलेगा। फिर है पलवरम। पलवरम से जो है सबसे पहले हैंड एक्स मिला, किसको मिला? रॉबर्ट ब्रसफुट को। किसको मिला है? रॉबर्ट ब्रसफुट को, इस, ठीक है। उसके बाद बेलन घाटी, बेलन घाटी से तीनों साक्ष्य मिले हैं, तीनों साइड के, मतलब निम्न पूरा, मध्य पूरा, ये सब सारे। फिर है हिरण्य घाटी। हिरण्य घाटी कहाँ है? गुजरात में। पहलगाम घाटी जम्मू कश्मीर। उस समय जो औजार प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं स्लूनियन टेक्निक। स्लूनियन टेक्निक सीधा औजार को ऐसे यूज करते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल। वहाँ पे हमने फलक संस्कृति डेवलप करी, और उसी को, फलक संस्कृति को ही बोलते हैं लेबलोइक तकनीक, है ना। लेबलोइक तकनीक में हमने एक साइड हल्का हल्का छीलना शुरू करा, ठीक है। कुछ औजार के नाम ब्लेड, ब्यूनर्स ऐसे ऐसे होते हैं, बट अभी वो नहीं याद करूँगा, मैं बाद में याद करूँगा, ठीक है। सारे औजार को मैं एक ही साथ देख लूँगा नाम उसका, ब्लेड, ब्यूनर्स, हैंड एक्स, चॉपर, पेबुल, चॉपिंग, है ना। ये सब मुझे याद है, बट मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्या हुआ, जब मध्य पूरा पाषाण, उसी पर एक फेमस जगह है उसको बोलते हैं नेवसा। नेवसा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ओदोई तमिलनाडु में, ओदोई तमिलनाडु में। नर्मदा घाटी में एक जगह है हथरौड़ा, मध्य प्रदेश में, ठीक है, चलेगा। तो ये दोनों बेसिक्स डिफरेंस याद रखने हैं। सिर्फ ये याद रख लेना, फलक उद्योग जो कहा था वो पूछेगा, फलक उद्योग और लेबलोइक तकनीक, ठीक है। तीसरा हमने बताया निम्न पूरा पाषाण काल, सॉरी उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक। तो वहाँ पर उच्च पूरा पाषाण काल में एक जगह कुरनूल की गुफा आंध्र प्रदेश में, एक लोकेशन चौपानी मांडोर याद रखेंगे हम उत्तर प्रदेश में, और बागोर सोन घाटी मध्य प्रदेश में, ठीक है, चलेगा। लास्ट में आते आते उन्होंने फिर क्या करा, दोनों साइड से धारदार बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके हमने आपको सारे लोकेशंस भी याद कराए। हमने निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और अपर पूरा पाषाण काल देख लिया, ठीक है। देखो लेक्चर को लास्ट तक अटेंड करोगे ना, तब आपको याद करवा दूंगा। आप सोचोगे कि अरे ये तो कैसा पढ़ा रहा है, आ भी नहीं रहा मेरे को समझ में। भाई टाइम लगता है कोई चीज़ में, हम लोग भी कितने टाइम मेहनत किए होंगे तो यहाँ तक पहुँचे होंगे। तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको याद होगा। आप लेक्चर जम करते रहो कभी इधर कभी उधर, तो फिर उससे 5 साल भटकोगे, अपने दिमाग खुल जाएगा। क्योंकि हम लोग काफ़ी भटके हैं तभी जाके सीखे हैं, राइट। तो वो चीज़ें ऐसी है। इससे अच्छा है कि एक कवर करते हैं, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल मैनर में हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से लेक्चर दिए जाएं। वो भी फ्री में मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। पता नहीं कितना सफल होगा असफल होगा, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट को हाई रखूँ। हाँ थोड़ा सा कभी कभी टेक्निकल लो, जैसे मेरे को बताओ, मैं सुबह 4 बजे मेरे को वीडियो बनाना है, 4 बजे सुबह मैं कहाँ से जाऊँगा मार्कर लाने? मुझे अभी चला के देखा तो काम ही नहीं कर रहा था, पर वीडियो तो रिकॉर्ड करना है। तो मैंने कैसे करके ये खाली छोटा छोटा लोकेशंस लिख दिया। ऐसे मैं लिखता नहीं हूँ, मैं सामने ही लिखता हूँ, बट अभी कैसे लिख दिया ताकि चल पढ़ाते टाइम ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद मैंने इसको शुरू करा। चलेगा भाइयों, आप एक बार और स्पीड में करके लेक्चर देख लेना, और लोकेशंस को कॉपी पे लिखने की कोशिश करना, फिर लास्ट में मैप पे याद करा दूंगा। देखो याद करवाने की जिम्मेवारी मेरी छोड़ दो, आप रटने की कोशिश मत करना ज़्यादा, बस आप 3-4 बार लिख लेना काफ़ी है। इसके लिए एक टेक्निक होती है याद करने को लेके, वो मतलब कि चलो मैं किसी और दिन क्लास में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू।